आपके सामने ये दो रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट को बिल्कुल ध्यान से देखो। जो पहला रिजल्ट है इसमें थ्योरी के अंदर देखिए कितने मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन जो टोटल मार्क्स है आप यहाँ पे देखिए 97, 96, 93 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। तो इसने ऐसा क्या किया जो इसने नहीं किया? ऐसा क्यों? आप इसके मार्क्स एक बार चेक कीजिए। ये देखिए, इंग्लिश में 59, हिंदी में 43, फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में 26। इतने कम मार्क्स होने के बाद भी ये पास तो हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स दैट मींस एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और ऐसे लाखों स्टूडेंट्स साइंस बोर्ड में होते हैं जो पास तो होते हैं, या तो वो एक में फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इसने ऐसा क्या किया जो इसने नहीं किया? मैंने कई सारे एनएस बोर्ड के टॉपर्स, कई सारे स्टूडेंट से बात करी, एनएस बोर्ड के टीचर से बात करी। मैंने उनसे यही पूछा कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो आखिर ऐसा क्या पढ़ कर जाए जिससे कि सिर्फ वो पास ना हो, उसके 80 to 90% मार्क्स दिया है। और मुझे एक ऐसी सीक्रेट बात पता चली है जो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और वो सीक्रेट क्या है? 20-80 का रूल। ये रूल क्या है यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे परसेंटेज लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और फेल होने से बचेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। दो स्टूडेंट थे जिसमें एक का नाम था मोहित और एक का नाम था रोहित। जो मोहित था इसके पास अच्छा खासा टाइम था पढ़ने का, ये पढ़ता भी था, ये क्लासेस भी लेता था, इसको जो कुछ भी दे दो, नोट्स दो, एनएस बोर्ड की बुक्स दो, ये सब कुछ पढ़ लेता था और इसने पूरे साल मेहनत भी की थी। लेकिन जो रोहित था ये बेचारा पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी, जॉब भी करने जाता था। लेकिन रोहित घर में जब भी अपने मम्मी पापा को देखता डिप्रेशन में चला जाता था। पता है क्यों? क्योंकि घर की हालात ठीक नहीं थी। बहुत उम्मीद से घर वालों ने रोहित का एडमिशन एनएस बोर्ड में करवाया था। रोहित शुरुआत से ही अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। स्टार्टिंग में जब एडमिशन लिया तो एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लगा। फिर बुक्स बहुत लेट मिली, कईयों को बुक्स तो मिली भी नहीं है, पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता था, साथ ही इसको जॉब भी करना पड़ रहा था। लेकिन इसके पेरेंट्स हर दिन इसको बोला करते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन एक दिन इसके पेरेंट्स ने बोलना बंद कर दिया। रोहित को समझ में आ गया कि इसके पेरेंट्स नाराज हैं, या रोहित को ये लगने लग गया कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ उम्मीद है मेरे से, मुझे कुछ करके दिखाना होगा। उसी वक्त रोहित ने एक चीज ठान ली कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे उनको खुश देखना। उसी टाइम रोहित ने ठान लिया कि अब मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ था रोहित के पास सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ था। 20 और 80 का मतलब होता है कि पूरे सिलेबस का तो 20% पोर्शन है, उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। रोहित को ये पता चल गया और इसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट वो आपके सामने है। ये रहा रोहित का रिजल्ट, आप उसके मार्क्स देख सकते हो। और ये रहा मोहित का रिजल्ट। मोहित ने भी अच्छी खासी मेहनत करी, पूरे साल पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक सब्जेक्ट में फेल हो। तो जो पास नहीं हो पाए थे उन्होंने कई सारी मिस्टेक करी। मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल शुरुआत से जो जो आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, और जैसा बताऊंगा सिर्फ आपको वैसा करना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं कर सकता हूँ। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पता करना है कि कौन सा पोर्शन एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। क्या पता अभी आप वो पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। क्या आपको ये पता है? चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहले गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NIOS। फर्स्ट लिंक आएगा आपके सामने, इस पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आइए, यहाँ पे लिखा होगा कोर्स मटेरियल, सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th, आप जिस भी क्लास में उस पर क्लिक कीजिए। मान लो मैं क्लास 12th में हूँ तो मैं सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करता हूँ। ये रहे सारे बुक्स, लेकिन देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैंपल पेपर्स, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये रहे आपके सामने वो तीनों कॉलम जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। पहला कॉलम है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, दूसरा है सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, और तीसरा है क्वेश्चन पेपर का डिजाइन यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा। ये 3 चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस वाला, आपके पास जो सब्जेक्ट है उसके सामने लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने डाउनलोड कर लिया। फिजिक्स में जो ये टीवी वाले आपको चैप्टर्स दिख रहा है ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बगल में देखिए PE लिखा है यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन। इनमें जो चैप्टर्स का नेम दिए गए हैं यही एग्जाम्स में आएंगे। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट के अंदर यही सेम रूल है, चाहे क्लास आप 10th में हो या 12th में हो या आप स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो। यानी कि जो एनएस बोर्ड में आया है TOC लेकर,
किसी और बोर्ड में वो फेल हो गए थे और वो एनएस बोर्ड में आए हैं जस्ट पास होने के लिए, तो स्ट्रीम 2 के हो आप, फिर भी आपको बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस यानी कि टीएमए का चैप्टर नहीं पढ़ना है और पब्लिक एग्जाम वाले सारे चैप्टर्स पढ़ना है। ये हो गया आपके सिलेबस की बात। लेकिन क्या आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे? आपके पास इतना टाइम है भी? अभी अगर सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, इसका ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए, सबसे एंड में दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर डिजाइन। इसके सामने जो लिंक दिया गया है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए। मान लो जैसे कि मेरे पास केमिस्ट्री है तो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, जहां पे एक सेक्शन लिखा होगा मार्क्स वेटेज का, और इस पूरे सेक्शन में जितने भी मॉड्यूल दिए गए हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला आपको करना है रेड जोन में और दूसरा करना है ग्रीन जोन में। लेकिन ये डिवाइड आपको करना कैसे, देखिए जो सबसे पहला मॉड्यूल है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए। एंड जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 ही चैप्टर से पढ़ना होगा। एंड थर्ड मॉड्यूल है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना होगा। तो इस तरीके से जिसमें आपको चैप्टर्स कम पढ़ना हो, मार्क्स वेटेज अच्छे खासे हो, उन चैप्टर्स को, उन मॉड्यूल्स को आपको रेड जोन में डाल लेना है। इसके बाद है ग्रीन जोन। देखिए इसके अंदर मार्क्स वेटेज ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मार्क्स में चैप्टर्स आने वाले हैं, लेकिन इन मॉड्यूल्स में चैप्टर्स भी ज्यादा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेड जोन वाले चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स इजी चैप्टर्स हैं। आपको पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना, जैसे आप इनको पढ़ लो, टाइम बचे, देन आपको इनको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है तो टाइम बचेगा ही नहीं, जल्दी जल्दी आपको इनको पढ़ना है क्योंकि चैप्टर्स भी इनमें कम है। जैसे आपका ये कवर हो जाएगा फिर आपको इन चैप्टर्स को टच करना है। रेड जोन वाले चैप्टर्स कर लेने के बाद आप ये होगा कि आप खतरे घंटे से बाहर हो, डेट मीन्स अब आप फेल नहीं हो सकते। पासिंग लाइक मार्क्स आपके आ जाएंगे इन रेड जोन वाले चैप्टर करने के बाद। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आओगे ग्रीन जोन वाले में। फिर आप आराम से इन चैप्टर्स को करना। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले डिवाइड कर लेना है, इसी फॉर्मेट में हमको पढ़ना है। इसके बाद अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ना है। देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको बुक्स दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए या किस्मत ही खराब है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बुक्स अभी तक नहीं मिली है। अब एग्जाम्स भी नजदीक आ चुके हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बुक्स बहुत जरूरी है, बिना बुक्स के कोई भी पास नहीं हो सकता। बुक्स में से ही सारे क्वेश्चन इस पर बनने वाले हैं। मैंने कई सारे टीचर से बात करी और मैं अभी आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि सारे क्वेश्चन बुक्स से बनेंगे। ये कई लोग जॉब कर रहे होते हैं तो मैंने इस बुक की बुक से पढ़ते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है हार्ड कॉपी में तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसी से पढ़ना है आपको। बस ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पढ़ना क्या है बुक में से, सब कुछ नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आपने उसको ओपन कर लिया। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को पहले आपको रीड आउट करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं एज इट इज सेम यही पॉइंट उठाकर क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में है और यहीं से उठाकर क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए इनको आपको कवर अप करना है। अब ये कवर अप कहाँ से करना है, बुक में। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जो ये मेन हेडिंग दी गई है एक बार आपको इनको देख लेना है। अब कई बार क्या होता है जब मूवीज देखने जाते हैं, अब 3 घंटे की मूवी चाहे आपसे 1 साल बाद पूछा जाए आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने विजुअल्स में देखा है, सब चीजों को एक्शन करते हुए देखा है। तो सेम आपको इस तरीके से अपने आंखों को इन सारे वर्ड्स को, इन सारे हेडिंग्स को दिखा लेना है एक बार। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, मेरा विश्वास जो चीज हम एक बार देख लेते हैं और अगर आप इसको दोबारा देख लेते हो, 2 से 3 बार देख कर जाइए, तो वो चीज आपको एग्जाम में याद आएगी। ये 100% है। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये चीज तो मैं कहीं ना कहीं दिखा है, अरे अच्छा ये इस पॉइंट में था। और आप थोड़ा बहुत तो बना कर लिख पाओगे, छोड़ कर आने से अच्छा है कुछ तो लिख कर आओगे। इसलिए पॉइंट्स को देख कर जाना है। और किन पॉइंट्स को देख कर जाना है, देखिए जब आप बुक्स को देखोगे तो उन लाइंस के अंदर कुछ ऐसे लाइंस होंगे जो ब्लैक बोल्ड में होंगी, डार्क हाईलाइट से हाईलाइट किए गए होंगे। ये देखिए ब्लैक ज्यादा डार्क है, इनको ये उठाकर क्वेश्चन में दे आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को एक बार इन पॉइंट को सिर्फ रीड कर लेना। अगर डायग्राम दिया गया है तो उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो एज इट इज आपसे वो पूछा जाएगा और आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने होंगे। तो उनमें कितने पॉइंट्स है, फिंगर की टिप्स पे आपको पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिया, अच्छा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको ये 2 प्रॉपर्टी याद रहेंगे। आप दोनों पॉइंट्स को लिख दोगे। टीचर अंदर क्या लिखा है आपने ये ध्यान नहीं रखते वो,
पॉइंट्स वो देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, आप इसको कैसे याद करोगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, ऐसे सभी सब्जेक्ट में हो सकता है। और ऐसे याद नहीं करना, आपको लिख लिख के याद करना है। लिखा हुआ चीज आप कभी भूलोगे नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार लिख कर देखिए, लिखते लिखते आपको वो चीजें याद हो जाएगी। अगर कोई डायग्राम है तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये क्या करते हैं, ये यहीं से पॉइंट उठाएंगे और क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। चलो भाई ड्रॉ करो। लास्ट ईयर ये डायग्राम आया हुआ भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर रिएक्शन है तो सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में देखना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कोई इंसिडेंट हुआ हो। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल में ईयर्स याद करना होता है, तो सन आपको याद करना होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको लाइन टू लाइन सब कुछ नहीं पढ़ना, मेन हेडिंग को एक बार देखना है, अंदर का हल्का सा पढ़कर नेक्स्ट पे चले जाना है। और एंड में जो इन टेस्ट के क्वेश्चन है, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। इन टेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अब ये सोल्व कैसे करोगे आप, मैं अभी आपको इसका तरीका बताऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए। इन टेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चन से ही आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि एज इट इज सेम उठाकर आपको क्वेश्चन बनाकर दे देते, और लास्ट ईयर ये आया हुआ भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स में से आपको इन सब चीजों को एक बार ध्यान रखना है। जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये एग्जाम्पल को भी क्वेश्चन बनाकर दे, उनका सॉल्यूशन बुक में दिया गया होता है, तो ये आपको पढ़ना है पूरे बुक में से। इसके बाद एक मिस्टेक जो लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड में आपने क्या सीखा, वट यू हैव लर्न, ये जो पॉइंट होते हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो। ऊपर तो मैंने पढ़ ही लिया, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, ये गलती नहीं करना आपको। इन हर एक पॉइंट्स को आपको रीड आउट करना, चैप्टर की समरी याद भी हो जाएगी, प्लस लास्ट ईयर इन पॉइंट्स को उठाकर क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला भी हूं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चैप्टर्स कैसे रीड करना है आपको मैंने ये तो बता दिया, लेकिन चैप्टर रीड करने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लास्ट ईयर उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे पूछे गए हैं। प्लस आपको यही पता चल जाएगा कि जो लास्ट ईयर पूछा गया है उन चैप्टर से और पोर्शन पूछा जा सकता है, तो उन चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, क्या पता वो इस बार ना पूछा जाए, तो उस चैप्टर से आप सेम चीजों को ना पढ़कर आप कोई दूसरा पोर्शन पढ़कर जाओ। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लोगे। अब आप डाउनलोड कैसे करोगे ये? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है NIOS क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, यहाँ लिखा है सेकेंडरी। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है, सीनियर सेकेंडरी पे, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर, और नीचे लिखा है सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर। जिस भी आप क्लास में उसको डाउनलोड कीजिए, जो भी आपके पास सब्जेक्ट उनको ओपन कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपने सोल्व कर लिया, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इससे ही इजिली पास हो जाओगे। 50 to 60% आपके इजिली आ जाएंगे, क्योंकि इनको सोल्व करने के बहुत बड़े बड़े फायदे भी हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से ये पता चल जाएगा, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे आ रहा है एग्जाम के अंदर, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि जो आप पढ़कर जाते हो आया तो वही है, लेकिन आपको लगता है ये नहीं आया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। यही चीज आपको पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो कहाँ से बनकर आया हुआ है, ताकि जब आप चैप्टर को रीड करो तो आपको समझ में आए कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्या होता है कि जो चीज हम सोचते हैं यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, जो चीज हम सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर वही इंपॉर्टेंट निकल जाते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है। देखिए अब ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। आप जरा इस लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या है, डैश लगा हुआ है कि धारणा को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली, और ये आया हुआ है चैप्टर 3 से, पेज नंबर 64 पे लिखा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पे आएगा मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी। इसके बाद की जो लाइन से बिल्कुल सेम लिखी हुई है, देखिए कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली, ये देखिए बिल्कुल सेम लाइन है। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये देखिए पुनर्जागरण कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां, यहीं से उठाकर क्वेश्चन बनाकर दे दिया है। आया आपको समझ में? पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ, देखिए आप जरा हिंदी का देखिए, हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं। आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक। अभी आपको मैंने बताया था ना कि व्हाट हैव यू लर्नड जो एंड में होता है कि आपने क्या सीखा, कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए आपने क्या सीखा, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इसको ही क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है। अब जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा, अब या तो वो लिख के आया ही नहीं होगा, फेल हो गया होगा वो। तो आप यहाँ पे एक देखते जाइए, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये देखिए इसके अनेक, इसके अनेक। अब संदर्भ है, यहाँ पे क्या आएगा, संदर्भ, और है इसके बाद क्या है, अर्थ। यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ, यानी संदर्भ और अर्थ। हो गया आंसर। अब जो ये पढ़कर गया होगा वो लिख कर आया होगा, अदरवाइज वो हो गया होगा फेल। आया आपको समझ में? इसका ध्यान रखना है। ये चैप्टर 7 से आया, पेज नंबर 128 पे इसका आंसर है।
देखिए जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं सबसे बात होती है, सब बताते हैं कि क्वेश्चन हम कहाँ से बनाते हैं, वही तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये सीक्रेट बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे बताई जाती है। एक एग्जांपल आपको मैं और दिखाता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि टर्मिनल से आएगा भी, जो एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के एंड में। आप देखिए जरा एक बार, ये पढ़िए, ये टर्मिनल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस बार जो अप्रैल 2024 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए आप, ये सेम टू सेम लाइन, और ये देखिए आप सेम टू सेम लाइन, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम लाइन उठाकर क्वेश्चन पेपर में डाल दिया है। अब जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करके गया होगा वो तो इजिली ये क्वेश्चन करके आ गया होगा और उसको मिल गए होंगे 4 मार्क्स। ऐसे ही करके 4 मार्क्स, किसी में 2 मार्क्स, किसी में 6 मार्क्स, किसी में 1 मार्क्स, अगर आप कर करके आ जाते हो, जो टोटल जब ये होता है ना, तो इजिली 50 to 60 मार्क्स आपके हो। फिर तीनों प्रैक्टिकल का मार्क्स लगा दो तो 90 मार्क्स आपके ऐसे हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, बट आप सॉल्व कहाँ से करोगे? देखो आज AI का जमाना है, हमारी ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है, अब नई नई चीजों में अब इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आज AI के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, आप सर्च कीजिए चैट जीपीटी। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको उठाइए चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, ये लो भाई आपके सामने आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन पेपर जो जो आपके सब्जेक्ट है, आप उसके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए, तो आप ये भी पता कर सकते हो। आज सब कुछ आपके हाथ में है। देखिए आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए, मान लो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हो आप, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिंपल चैट जीपीटी पे लिख दीजिए गिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर NS 12 फिजिक्स चैप्टर 6, सर्च कर दिए, आपके सामने आ गए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यही वो सारे टॉपिक्स हैं जो पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार इनको रीड आउट कीजिए, चैप्टर की शॉर्ट समरी भी आ गई, 1-2 पेजेस के अंदर आपके सब कुछ फिनिश भी हो गए। कम टाइम में स्मार्टली मेहनत करना। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, मोहित और रोहित का एग्जांपल दिया था, ये मोहित जो था ये मेहनत तो करता था, लेकिन रोहित की तरह स्मार्ट स्टडी नहीं करता था। रोहित ने 1 महीने से कम मेहनत में भी 90% लाकर दिखा दिया, जो कि मोहित पूरे साल पढ़कर भी नहीं ला पाया। ये चीज आपको ध्यान है, क्योंकि अब जो आपका नया क्वेश्चन फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी कुछ आपके इस तरीके का ही है कि पार्ट ए में आएंगे सारे MCQ क्वेश्चन, और MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जैसे मान लो ये आपका चैप्टर नंबर 6 था, हमने अभी लिया था इसका एग्जाम्पल, इसको कॉपी कीजिए इस वाले पोर्शन को और चैट जीपीटी पे डाल दो और लिखो कि इस पोर्शन का मुझे गिव MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस। ये लो भाई आपके सामने MCQ क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आ गए। अगर आपको चाहिए इस वाले पोर्शन का फिल द ब्लैंक्स, तो सिंपल लिख दो फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन फॉर्मेट, ये लो आपके सामने आ गया। इनको एक बार रीड कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ईजी है, और आपका सेक्शन ए यानी जो पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले, ये प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद जो पार्ट बी है, इसके अंदर आपको डेफिनेशन देनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा टॉपिक को। इसके लिए आपने जो बुक्स रीड करी है और टॉपिक को जहां आपने पढ़ा है वही आपको लिखना होगा। बहुत इजी है, लेकिन आप चाहे पढ़ाई जितनी कर लो, आप आंसर लिख कर कैसे आ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मेरे पे नॉलेज बहुत ज्यादा है और मैं आंसर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो मैं फेल हो जाऊँ। यही वो गलती है जो स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, जो इस बार आपको नहीं करनी। जैसे आप जरा 2 आंसर शीट आपके सामने देखो जरा एक बार, ये आंसर शीट ए है और ये बी है। आप जरा बताइए, अगर आप टीचर होते तो इसको कितने मार्क्स देते और इसको कितने मार्क्स देते? जरा खुद जरा बताइए। आप बोलते क्या लिखा है इसने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काट देते हैं इसको। लेकिन जरा इसकी खासियत देखिए, इसने क्या किया, आंसर को टू द पॉइंट्स लिखा है। ये देखो पॉइंट्स में लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, हेडिंग्स भी बनाया है, और आंसर को इस तरीके से लिखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था पैराग्राफ में याद नहीं करना, हेडिंग्स पॉइंट्स में याद करना है, ताकि आप पॉइंट्स को लिखो फिर एक्सप्लेन करो, पॉइंट्स को लिखो फिर उसको एक्सप्लेन करो। पॉइंट्स टीचर देखता है, अंदर क्या लिखा ये नहीं देखता। पॉइंट्स गिने जाएंगे, मार्क्स दे दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं लिखने और आंसर को चिपका चिपका कर नहीं लिखना, मार्क्स काट ले जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए इतना बड़ा इसने पैराग्राफ लिख दिया। एक टीचर को एक दिन में 20 आंसर शीट चेक करनी होती, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ आपका रीड करेगा। स्टार्टिंग में मेन पोर्शन जो है ना, मेन बातें टॉपिक्स की, वो लिख दीजिए बस। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए या पॉइंट बनाइए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बनाइए। इस तरीके से पैराग्राफ कभी मत लिखिए। टीचर्स पढ़ते नहीं है, अगर उनको बोरिंग सा फील हुआ मार्क्स काट लेंगे। उनका कुछ नहीं जाता पेन घुमाने में, आपका सब कुछ चला जाता है पूरे साल मेहनत करके एग्जाम में लिख के आने में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आंसर बहुत बड़ा है, पैराग्राफ में जा रहा है, तो आप इस तरीके से लिख के आप डायग्राम बना दो, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दो। मेन टॉपिक का एक्सप्लेन भी हो गया और आपको इतना बड़ा लिखना भी नहीं पड़ा। अगर डिफरेंशिएट पूछा गया है तो इस तरीके से टेबल बनाओ, 1 2 3 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट बना के डिफरेंशिएट बता दो, आपका हो गया मैटर। आंसर आपको बहुत सुंदर नहीं लिखना, मैंने आपको सुंदर लिखने नहीं बोला है,
बस आंसर ऐसा लिखो ताकि जो चेक करने वाला है उसको पढ़ा जा सके। लेकिन जो लगता है कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं टीचर को दिखाना चाहता हूँ, तो सिंपल आप उसको अंडरलाइनिंग कर दो ताकि टीचर कुछ और ना पढ़कर सिर्फ ये अंडरलाइन जो की गई है इन पॉइंट्स को देखे और वो आपको सिंपल मार्क्स दे दे। खत्म। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उसको मेन हेडिंग्स को दिखा दो आप अंडरलाइन करके। अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर मान लो आपको आंसर आता ही नहीं है, फिर आप क्या करो? सबसे पहले आपको वो आंसर करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद आपको वो करना है जिसमें आप कंफ्यूज हो, आता भी है नहीं भी आता है। लेकिन थर्ड कैटेगरी में वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर आता ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चंस में से उठाइए पॉइंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखिए, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आप याद कीजिए। आपको कुछ तो पता होगा उसके आगे पीछे का, थोड़ा बहुत भी बनाकर अंदर लिख दीजिए। टीचर से पॉइंट पढ़ते हैं कि आपने पॉइंट्स जो क्वेश्चन में पूछे गए ये आपने सारे कवर किए हैं या नहीं किए हैं। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद मान लो यहाँ से लेकर यहाँ सेकंड पॉइंट बना दो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ थर्ड पॉइंट बना दो, यहाँ से लेकर फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट्स कवर कर दो पॉइंट बना बना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के टीचर समझ जाए हाँ बच्चे ने बड़ा अच्छा किया है, बच्चा पढ़ कर आया। ये आप टीचर क्यों बता रहे हो क्या पढ़ कर आए हो नहीं पढ़ कर आए हो? टीचर को दिखाओ कि हाँ भाई मुझे सारे पॉइंट्स आते हैं, सब कुछ कर कर आ सकता हूँ मैं, अब कर कर आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पास हो जाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चंस आए या ना आए एक भी छोड़ कर नहीं, जैसा भी आए लिख कर आ जाओ। छोड़ने वाले को मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप कुछ भी लिख कर आओगे टीचर को लगेगा बच्चे ने कोशिश करी है, जितना इसको आता था लिख कर आया है, अरे 4 की जगह पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 की जगह पे 2 मिल जाएंगे, 2 की जगह पे 1 मिल जाएंगे। 0 मिलने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए, टोटल जब किया जाएगा तो आप पास हो जाओगे। इन चीजों का ही आपको ध्यान रखना। और मैं कसम से कहता हूँ टीचर्स भी जो इस बार चेक करेंगे वो फ्लेक्सिबल चेकिंग की जाएगी। अब कई बार कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि सर क्या हमें बुक्स की लैंग्वेज लिखनी होगी या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? किसने कहा आपको ये? कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता कि आप बुक्स की लैंग्वेज में लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ तो नहीं आ जाएगा, मुझे डर सा लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए एनएच बोर्ड ने ये बताया हुआ है क्वेश्चन पेपर डिजाइन में, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन की। जैसे कि जो इजी क्वेश्चन है वो आएंगे 24 मार्क्स के, यानी कि 30% क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आने वाले, वो इतने इजी होंगे कि इजिली आप उनको लिख पाओगे, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 24 मार्क्स तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद एवरेज क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी कि ना ही ज्यादा टफ होंगे और ना ही बहुत ज्यादा इजी होंगे। हाँ इतना होगा कि आपने थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको बताया उतना करके जा रहे हो तो इजीली आप करके आ जाओगे। आपने सोल्ड पेपर कर लिए पिछले साल के, आपने थोड़ा बुक्स के हेडिंग वगैरह देख लिए हैं, इजीली आप ये भी क्वेश्चन कर आ जाओगे। इतने में ही तो आप पास हो जाओगे, अच्छे परसेंटेज भी आपके आ जाएंगे। टी में वो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी तो लगेंगे। हाँ जो बच गए डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स में आने वाले हैं, सिर्फ 20% ही पोर्शन तो है, जैसे तैसे बता के इनको भी करके आ ही जाना, क्योंकि मेन जो है आपका इनमें ही मार्क्स आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, मैं हमेशा प्रभु से यही कामना करता हूँ जो भी एनएच बोर्ड में आए वो पास होकर जाए। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम एनएच बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लगी पड़ी है। मैराथन क्लासेस ऑलरेडी हो रही है, रोज हो रही है, घंटों भर की क्लास होगी सिर्फ आपके लिए। आप कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी सबसे पहले लेकर आऊँ। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर के साथ। जो बुक्स पे से मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, उन्हीं पॉइंट्स को उठाकर मैंने क्वेश्चन विद आंसर बना दिया है। तो एक बार आप इन क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। वही क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें आपको दे दिया है, इसको रीड कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो प्रीमियम लाइव क्लासेस होती है, वो उस टाइम रिकॉर्डेड होता है, आप ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी यूट्यूब पे भी चल रही है, इसके अंदर हमारी पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलते। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।